हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 का वीडियो नंबर 20। तो बेटे ये क्लास 11th का तीसरे यूनिट का 20वां वीडियो है। और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता किस तरीके से बदलती है। यानी आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। पर ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अपवाद। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता होती है ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जिस क्रम में इलेक्ट्रॉन बंधुता को बदलना चाहिए, कुछ अपवाद ऐसे हैं कि वहां वो क्रम नहीं होता है, क्रम पलट जाता है। और एग्जामिनर या पेपर सेटर आपको अपवाद वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपवाद समझने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बस आप दो बातें ध्यान रखो कि किसी भी यूनिट को आप पढ़ते हो तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, और वीडियो को देखते हो तो वीडियो का स्पीड अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो देखते हैं हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता हमें कैसे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को आवर्त में देखते हैं। चलो नंबर 1 हेडिंग लिखते हैं, आवर्त में आवर्तीता। सबसे पहले देखते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार बदलती है। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं, क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? यह बात यदि आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या मतलब होता है, पर फिर भी एक बार मैं छोटा सा आपको हिंट देता हूं, ध्यान से समझना। मान लो कोई आपके पास उदासीन गैसीय परमाणु है, और उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर कुछ ऊर्जा निकलती है बाहर, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निर्गत होती है या निकलती है या रिलीज होती है, उस एनर्जी के अमाउंट को, उस ऊर्जा की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसी ही एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश करता है, तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उस एंथैल्पी परिवर्तन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब यहां आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक बात यह पता होनी चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एनर्जी रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तो धनात्मक होता है। यह चीज पक्का पता होनी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होता है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया, एनर्जी निकली, जितना एनर्जी निकला वो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, और जितना एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। नॉर्मली, मैं दोबारा बोल रहा हूं, नॉर्मली, सामान्यतः या साधारणतया क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तो धनात्मक होता है,
पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। ये नॉर्मल केस की बात हम कर रहे हैं। अब देखो, अब समझ में आएगा आपके। हेडिंग है आवर्त में आवर्तिता। तो यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो ना आप, ऐसे यदि आवर्त में आप बाएं से दाएं चलते हो तो क्या होता है, त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु आकार घटता है। या फिर आप कह सकते हो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश इधर को जाने से बढ़ेगा तो आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में प्रवेश करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा। और यदि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करते ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं आवर्त में आवर्तिता में, देखो मैंने क्या समझाया आपको, मैंने समझाया है, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या कह दो या परमाणु आकार कह दो, एक ही बात है, परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। हम आवर्त में आवर्तिता देख रहे हैं ना, आवर्त में ही तो देख रहे हैं कि किस तरह बदलेगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है, जिसके कारण क्या बढ़ेगा बताओ, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। अब यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, अतः बाहरी कक्षा में आने वाले या प्रवेश करने वाले, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बाहरी कक्षा में आने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है बताओ। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिकीय आकर्षण बल भी तो बढ़ता है, आने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। अतः इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के समय अधिक ऊर्जा निकलती है या उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है या निर्गत होती है, कुछ भी कह सकते हो आप, अधिक ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लो देखो, ये बात समझ में आई क्या आपके। यदि इस बात को आप एक लाइन में लिखना चाहते हो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे। अतः स्पष्ट होता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बताओ, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता
बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक है। यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। ये तो नॉर्मल बात है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्यों बढ़ी है, कारण भी यहाँ बताया है। पर एग्जाम में नॉर्मल बात पूछे जाने के चांस बहुत कम होते हैं। एग्जाम में जो पेपर सेटर होता है ना, उसका टारगेट होता है अपवाद। क्या टारगेट होता है? अपवाद, एक्सेप्शन, कि कहाँ इस नियम का उल्लंघन होगा, उन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा जहां यह नियम काम नहीं करेगा। नियम क्या है? नियम यह है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़नी चाहिए। अब यदि अपवाद में मैं सबसे पहला अपवाद लेता हूं, ए करके लिखते हैं, चलो इसे ध्यान से देखना जरा। यदि आप वर्ग 15 के तत्वों को देखोगे ना, वर्ग 15 के तत्वों, वर्ग 15 के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वर्ग 15 के ही तो तत्व हैं, ठीक है, जिन्हें आप निकोजन्स कहते हो। वर्ग 15 के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखो ध्यान से समझना, वर्ग 14 के तत्वों, वर्ग 14 के तत्वों, वर्ग 14 के तत्व आप ले सकते हो जैसे कार्बन है, जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, से कम होती है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ग 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों से कम होती है। भाई यहाँ रखे होंगे वर्ग 14 के तत्व, यहाँ रखे होंगे, और यहाँ रखे होंगे वर्ग 15 के तत्व यहाँ। और आपने पढ़ा है कि यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अतः स्पष्ट होता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो बाएं से दाएं गए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़नी चाहिए। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 15 के तत्वों की ज्यादा होनी चाहिए, वर्ग 14 के तत्वों की होनी चाहिए कम। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इनसे ज्यादा होनी चाहिए। पर हो रहा है क्या कि वर्ग 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों से कम होती है। भाई यहाँ तो नियम का पालन ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो नियम का उल्लंघन हो रहा है ना। अब इसी चीज को तो समझना है क्यों हो रहा है ऐसा। जब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है तो यहाँ क्रम घटता हुआ क्यों आया है? मतलब क्रम क्यों घटा है? इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि ये जो वर्ग 15 के तत्व है ना, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में, वर्ग 15 के तत्वों में Np3, जरा गौर फरमाओ, Np3, N माने क्या होता है बताओ? बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा का p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, p में यदि 6 इलेक्ट्रॉन होते तो पूरा भरा हुआ होता, और यहाँ है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है तो आधा भरा हुआ है ना। कितना भरा हुआ है? आधा। और यदि आधा भरा हुआ है तो स्थायी है। तो हमने लिखा क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में Np3, Np3 के ब्रैकेट में आप लिख लेना अर्धपूर्ण, यानी आधा भरा हुआ, अर्धपूर्ण, ठीक है। और अर्धपूर्ण है तो स्थायी भी होगा, तो स्थायी भी यही लिख लो, ये लिख लिया हमने। आधा भरा हुआ है p उपकोष और आधा भरा हुआ है तो स्थायी है। तो क्योंकि वर्ग 15 के तत्वों में Np3 यानी अर्धपूर्ण व स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों ग्रहण करेगा? क्यों करेगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण? जब वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास रख रहा है, उसके पास Np3 व्यवस्था है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के p सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी आधा भरा हुआ p सब सेल है, p उपकोष आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है तो स्थायी है, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो अपने स्थायित्व को क्यों खराब करेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके? तो इसलिए वर्ग 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों से कम होती है।
ठीक है। और यदि आप वर्ग 14 की बात करो ना, देखो, जबकि मैं समझाऊंगा, सिद्ध करूंगा इस बात को अभी, बिल्कुल एकदम अभी के अभी, जबकि वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके np3, np3 का मतलब क्या होता है? आधा भरा हुआ उपकोष, यानी अर्धपूर्ण और स्थायी। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके np3 यानी आधा भरा हुआ और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। मतलब उन्हें यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा भाई, वर्ग 15 के तत्वों के पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से ही है, तो वे क्यों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें? और वर्ग 14 के तत्वों के पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, पर यदि कहीं से उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना, तो उनके पास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी np3 व्यवस्था होगी। तो वे क्यों ना होवे स्थायी? वे तो होंगे स्थायी। तो जब स्थायी वे होना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके खुशियां मनाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से np3 व्यवस्था, आधी भरी हुई उपकोषों वाली व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था उन्हें प्राप्त हुई है। तो खुशियां तो वे मनाएंगे, जितनी ज्यादा उन्हें खुशी होगी उतना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, और जितना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्रम इसलिए बदल रहा है। जैसे देखो, चलो आप वर्ग 15 के तत्व में ये नाइट्रोजन लिखा है, यदि आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो ना n7 का, तो क्या बनता है? 1s2 2s2 और 2p3, यही तो बनता है। 2 2 4 और 3 7। देखो पी में आपको पता है ना, 1 2 3 होते हैं उपकोष, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, इसे देखो, आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है तो स्थायी है, स्थायी है तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेके मैं अपना सिस्टम बिगाड़ू? मैं तो नहीं बिगाड़ने का एक इलेक्ट्रॉन लेके सिस्टम। तो नाइट्रोजन क्यों इलेक्ट्रॉन को लेगा? लेने का ही नहीं है। और जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो कम होगी ही, फिर होगी नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता तो कम होगी। और इसी के साथ कहा था, नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस था। यदि फास्फोरस की बात करते हो, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखो 15 हो गए क्या? 2 2 4 6 10 और 12 और 3 15। अब 3p3 को देखो, p में होते हैं 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3। आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है तो स्थायी है, तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लेकर अपने स्थायित्व को खराब करूं? तो फास्फोरस भी इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं लेगा, क्योंकि उसकी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गड़बड़ी मच जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्ग 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्व जैसे कार्बन सिलिकॉन से कम होती है। देखो चलो, अच्छा कार्बन को देख लो आप, कार्बन को देखते हैं। कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। अब इस p को देखो, p में होते हैं 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, 1 2। तो बताओ स्थायी है क्या ये? इसमें ये जो p उपकोष है वो आधा भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है आधा। या तो पूरा भरा हुआ होता तब स्थायी होता, या तो आधा भरा हुआ होता तब स्थायी होता। अब ये पूरे के नजदीक जाने में तो बहुत दिक्कत है, 6 इलेक्ट्रॉन करने में तो बहुत दिक्कत है। पर हाँ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि कहीं से इसे मिल जाए तो इसका आधा तो उपकोष, p उपकोष आधा तो भर जाएगा। तो सोच रहा होगा कि कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसे तो इलेक्ट्रॉन की बहुत चाहत है, कहीं से इसे मिल जाए, कहीं से इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर जैसा हो गया ना इसका, तो इसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसका निर्णय हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पता चलता है। ठीक है, ये आप बाउ नियम से ही तो लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
तो NP3 व्यवस्था इसकी बनेगी, 2p3 व्यवस्था बनेगी। अच्छा, इसके साथ क्या था? और इसके साथ क्या था? सिलिकॉन था। सिलिकॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। देखो जरा इसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। देखो, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 2 14। बताओ, है ना परेशान? क्यों है परेशान? क्योंकि पी में होते हैं 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन है 2। परेशान है बेचारा, सोच रहा है यार कहीं से ये वाला बॉक्स भी मेरा भर जाता, ये वाला कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। परेशान है ना? तो इसे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यदि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये तो भाग के लेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को लेगा और खुशियां मनाएगा, स्थायी होने की खुशियां मनाएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। फिर जब ही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। अब पढ़ो इसे जरा, ए को। वर्ग 15 के तत्वों जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों कार्बन सिलिकॉन से कम होती है, और इनकी कम है और इनकी ज्यादा है। और नियम ऊपर लिख रखा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, तो उसका उल्टा ही नहीं हो गया क्या? बिल्कुल एकदम। तो मैं इसे अपवाद ही तो कहूंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर सेटर पता क्या क्वेश्चन सेट करके देगा आपको? वो कहेगा कि हम जानते हैं या यह ज्ञात है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, परंतु फिर भी वर्ग 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग 14 के तत्वों से कम होती है, क्यों? मार दिया क्वेश्चन देके। अब बच्चा क्वेश्चन पढ़ के बेहोश हो गया। तो बेहोश होने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कारण सहित स्पष्ट करो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम क्यों होती है, तो भी तो यही उत्तर है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कारण सहित स्पष्ट करो कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सिलिकॉन से कम क्यों होती है, होनी चाहिए ज्यादा। भाई वर्ग 15 वालों की ज्यादा होनी चाहिए 14 वालों से, क्योंकि इधर को जाने से इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है पर है कम। क्यों है? ये कारण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायी होना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो एक और अपवाद देखते हैं, बी। ये लिखा है बी। एक अपवाद जो हमने पहला देखा था वो ए था, और इसे हमने लिखा है बी से। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। वर्ग 2 के तत्वों, वर्ग 2 के तत्वों, दूसरे वर्ग के तत्वों की बात करें, जैसे बीई और एमजी है, बीई व एमजी, ठीक है, ये दूसरे वर्ग के ही तो तत्व हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक। या मैं एक बात और लिखता हूं यहां, कभी आपको कंफ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक, ब्रैकेट में लिखता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक। अब लिखते हैं होती है। देखो यहां सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। हमने लिखा है कि वर्ग 2 के तत्वों जैसे बीई व एमजी की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। क्यों होती है धनात्मक? इसलिए होती है क्योंकि, अभी समझाऊंगा सारी बात, एक एक बात समझाऊंगा, क्योंकि इनमें NS2, NS2 का मतलब बाहरी कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और S में 2 ही आते हैं। तो मैं लिखूंगा पूर्ण पूरित, यानी पूरा भरा, पूरा भरा हुआ है यदि उपकोष, तो मैं इसे भी क्या कहूंगा? स्थायी। क्या कहूंगा? स्थायी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए लिखते हैं, इसलिए
कोमा लगा दो चलो। इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति माने आदत, ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। देखो अब इस बात को स्पष्ट करेंगे हम, थोड़ा ध्यान से समझना। बिल्कुल देखो, हमने यहां लिखा है कि वर्ग 2 के तत्वों बीई एमजी की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक या इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। यह बड़ी अजीब बात है, मतलब यह सेंटेंस जितनी आसानी से लिख दिया गया उतना आसान इसका मतलब नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, साधारणतया क्या होता है, यह बात पता होनी चाहिए आपको। क्या होता है, होता क्या है कि आपके पास कोई गैसीय परमाणु होता है ना, उदासीन गैसीय परमाणु, उसकी बाहरी कक्षा में जैसे ही कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यदि एनर्जी रिलीज हुई है तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। एनर्जी उत्सर्जित हुई, मुक्त हुई, निर्मुक्त हुई, उत्सर्जित हुई, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। और इस नॉर्मल प्रोसेस में यदि एनर्जी निकल रही है तो इसी आधार पर हम इसे कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रोसेस है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो सामान्यतः एनर्जी निकलती है और उस समय इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब ऊर्जा निकलती है ना तो ये नॉर्मल बात है, और उस समय इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है ऋणात्मक। ये बात अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है नॉर्मली। अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक। भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक नॉर्मली तो नहीं होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक नॉर्मली तो नहीं होती है ना। अजीब बात। होना चाहिए क्या और है क्या, यहां लिखा हुआ है कि वर्ग 2 के तत्वों जैसे बीई व एमजी की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। बिल्कुल उल्टा है, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें NH2 यानी पूरा भरे हुए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनमें पूरे भरे हुए उपकोष हैं, S में 2 ही तो आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो S तो 2 में पूरा भर जाएगा। जब पूरा भर जाएगा तो स्थायी है। अरे यार, जब आधे भरे हुए उपकोष ही स्थायी होते हैं तो पूरे भरे हुए तो बहुत ज्यादा स्थायी होंगे, और जब बहुत ज्यादा स्थायी हैं तो वे अपने स्थायित्व को क्यों खराब करेंगे, क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप यदि इसे NH2 को, यदि आप इस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली व्यवस्था को, पूरे भरे हुए उपकोष वाली स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली व्यवस्था को आप अस्थायी बनाना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर, तो वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार नहीं करेगा परमाणु, नॉर्मली तो स्वीकार करेगा ही नहीं। अब यदि आप ऐसा करो कि हम तो जबरदस्ती घुसा के रहेंगे इलेक्ट्रॉन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो इलेक्ट्रॉन घुसा के रहेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को जब घुसाओगे ना तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में आप एंट्री मार दोगे और एनर्जी रिलीज करेगा, वो खुशियां मनाएगा। वो खुशियां नहीं मनाएगा, वो दुख मनाएगा। वो खुशियां नहीं मना सकता है क्योंकि वो पहले स्थायी था, और अब आपने एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर एंट्री मार के अस्थायी उसे बना दिया है, अनस्टेबल बना दिया है। वो क्यों खुशी मनाएगा? तो जब आप उस इलेक्ट्रॉन को अंदर उसकी बाहरी कक्षा में एंट्री कराने जा रहे होंगे, प्रवेश कराने जा रहे होंगे, तो वहां एनर्जी निकलने की, एनर्जी उत्सर्जित होने की, एनर्जी रिलीज होने की उम्मीद मत करना। वहां तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और जब आप एनर्जी दोगे ना उसे, जब आप उसे एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने पर क्या होगा कि यदि एनर्जी निकलती बाहर इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर, तो मैं कहता इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती, पर आपने तो ऊर्जा दी है। जब ऊर्जा दी है तो प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हुआ है, और यदि प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हुआ है एनर्जी को लेकर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे धनात्मक होना चाहिए था वो तो होगा ऋणात्मक। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसे ऋणात्मक होना चाहिए था वो होगा धनात्मक। ऐसा समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि स्थायी को अस्थायी बनाने का प्रयास आपने किया है।
इलेक्ट्रॉन उसमें जबरदस्ती घुसाया है, तो इलेक्ट्रॉन घुसाने के लिए आपको और ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको पक्का करके जाना है। अब आते हैं हम नंबर सी पर। नंबर सी, ये जो अक्रिय गैसें होती है ना, अक्रिय गैसें कह दो या उत्कृष्ट गैसें कह दो, ठीक है, तो यदि हम अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक धनात्मक, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को तो ऋणात्मक होना चाहिए था, और अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, बहुत अधिक धनात्मक, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक क्या होगी, बहुत अधिक, बताओ क्या होगी, ऋणात्मक। अब ज्यादातर बच्चे पता कैसे होते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि वे इन दो चीजों में कंफ्यूज हुए रहते हैं, दोनों को एक जैसा ही मान के चलते हैं। ठीक है, एक जैसा का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, कहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता लिख दी, कहीं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लिख दी। उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर क्या है, कहाँ प्लस का निशान लगता है, कहाँ माइनस का। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। नॉर्मली क्या होता है और एबनॉर्मली यानी एक्सेप्शनली या अपवाद स्वरूप क्या होता है, अपवाद है। इन्होंने कहा अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक धनात्मक, या मैंने इसे लिख दिया इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक क्या, ऋणात्मक होती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, देखो मैं बताता हूं, वैसे तो आपको पता ही है, क्योंकि ये जो अक्रिय गैसें हैं ना, क्योंकि अक्रिय गैसों की सभी कक्षाएं, अक्रिय गैसों की सभी कक्षाएं व उपकोष पूरे भरे होने के कारण, पूरे भरे होने के कारण ये स्थायी होते हैं या होती हैं। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, स्थायी। ठीक है, और जब स्थायी होंगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी ही नहीं इनके अंदर, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बिल्कुल शब्द का प्रयोग करूंगा, बिल्कुल भी प्रवृत्ति माने आदत, नेचर नहीं होती है। इनके अंदर बिल्कुल भी नेचर नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की। क्यों होगी नेचर, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की नेचर तो जब होती जब इलेक्ट्रॉन की इन्हें जरूरत होती, और ये तो इनकी तो कक्षाएं भी पूरी भरी पड़ी, उपकोष भी पूरे भरे पड़े। आधे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आधे भी भरते तो भी स्थायी होता, पर ये तो पूरे ही भरे पड़े, कक्षाएं भी उपकोष भी, तो क्या जरूरत है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, इन्हें जरूरत ही नहीं है। और जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को यदि आप प्रवेश कराओगे इनके अंदर तो जबरदस्ती प्रवेश कराओगे, आसानी से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगी, और जबरदस्ती प्रवेश कराओगे तो प्रोसेस नॉर्मल से एबनॉर्मल होगा, यानी जो नहीं होना चाहिए था वो होगा। यानी प्रवेश कराने के समय ऊर्जा निकलेगी नहीं, अपितु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी ऊर्जा, और ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हमेशा धनात्मक हुआ करती थी
ऊर्जा के निकलते हुए, वो ऋणात्मक होगी। और इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी जो ऋणात्मक हुआ करती थी नॉर्मली, वो होगी धनात्मक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी बहुत अधिक धनात्मक। भाई इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी तो ऋणात्मक होती है, यहाँ लिखा हुआ है बहुत अधिक धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक ऋणात्मक। भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता तो धनात्मक होती है, यहाँ लिखा हुआ है ऋणात्मक होती है। उल्टी ही होगी दोनों बातें, क्योंकि अक्रिय गैसों के सभी कक्षाएं व उपकोष पूरे भरे होने के कारण ये स्थायी होते हैं। कौन? अक्रिय गैसों के परमाणु। अतः इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं होती है। अच्छा एक बात बताता हूं, चलो तुम्हें, बहुत बढ़िया, पहले भी मैंने ये बात बताई थी आपको और आज भी हम करते हैं इस बात को। सबसे अधिक क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन बंधुता ही तो पढ़ रहे हैं बेटे। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। आवर्त सारणी में 118 तत्वों में कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है? पेपर में सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर। देखो मैंने क्या क्या सिखाया आपको सिखाया कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नॉर्मली तो ऐसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, पर हमें उसके अपवाद भी मिले कुछ। ठीक है, अपवाद मिले ना। हमने 3 अपवाद पढ़े, ए, बी और सी। एक तो वर्ग 15 और 14 की तुलना करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने वर्ग 2 के तत्वों को देखा है, और एक हमने अक्रिय गैसों को देखा है। इन 3 में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपके पेपर में रखा है, जरूर ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे, आवर्त में तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे वर्ग में। मैं हेडिंग लिखता हूं, वर्ग में आवर्तिता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। वर्ग में आवर्तिता बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एकदम आ जाएगा समझ में। यदि मैं आपको कहूं कि किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलते हैं ऐसे, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, यानी परमाणु आकार बढ़ेगा। इसका मतलब यह है आकार बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में आने वाला जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, और नाभिक का आकर्षण बल यदि कम लगा तो उसके बाहरी कक्षा में प्रवेश करने पर ज्यादा ऊर्जा नहीं उत्सर्जित होगी, और ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। इधर को बढ़ती है ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, तो इधर को घटेगी। क्यों घटेगी मैंने आपको बता दिया, फिर दोबारा लिखते हुए समझेंगे। आप भी थोड़ा मेरे साथ साथ लिखा करो। वर्ग में आवर्तिता, तो यहां हम लिखेंगे किसी वर्ग में, थोड़ा साथ साथ लिखा करो मेरे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या या आप कह सकते हो परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या या आप कह सकते हो परमाणु आकार भी बढ़ता है। अतः बाहरी कक्षा में, समझ रहे ना ध्यान से, अतः बाहरी कक्षा में प्रवेश करने वाले, बाहरी कक्षा में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त लिख दूं, प्रवेश करने वाले अतिरिक्त
बाहरी कक्षा में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बताओ, साइज बढ़ने पर बढ़ेगा या घटेगा? नाभिकीय आकर्षण घटता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है या निकलती है? कम ऊर्जा निकलती है, कम ऊर्जा निकलती है। अतः स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या होता है बताओ? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। क्यों घटेगी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, और यदि साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ने से ऐसा होगा कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा, और जितना कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा, नाभिकीय आकर्षण जितना कम लगेगा, बाहरी कक्षा में प्रवेश करते समय इलेक्ट्रॉन के अंदर से उतना कम एनर्जी रिलीज होगा, कम ऊर्जा उत्सर्जित होगा। और जब कम एनर्जी रिलीज होगा तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसे ही तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हो। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, क्योंकि इधर को बढ़ती थी तो इधर को घटेगी। इन दोनों का इफेक्ट जस्ट अपोजिट होता है, चाहे किसी भी गुण की बात कर लो आप। इधर को जो गुण बढ़ता है ना, इधर को वो घटता है, जो इधर को घटता है वो इधर को बढ़ता है। आवर्त में जो परिवर्तन देखने को आपको मिलता है, वर्ग में उसका जस्ट अपोजिट परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इस बात को भी घुसा लो दिमाग में अपनी, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। बहुत अच्छी अच्छी बातें ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो, अब आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार बदलती है, या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार बदलती है। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी से भी अच्छी है तो वहां नॉर्मल क्वेश्चन आने की बजाय वहां आएगा अपवाद, और अपवाद केवल आपको ही पता होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना इसके अपवाद को भी, ठीक है? वर्ग में जो हमने आवर्तिता देखी है उसके अपवाद देखते हैं, क्योंकि अपवाद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, अपवाद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपवाद में सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 डाल दो या ए डाल दो, एक ही बात है। यदि आप दूसरे आवर्त के तत्वों की बात करते हो ना, दूसरे आवर्त के तत्व, आवर्त तो पहचान लोगे आप भाई। किसी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो पहला आवर्त, फिर दूसरे आवर्त का तत्व, फिर तीसरे आवर्त का, फिर चौथे आवर्त का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, 7 ही तो आवर्त होते हैं। किसी भी वर्ग में आपको 7 से ज्यादा तत्व नहीं नजर आएंगे, ठीक है? क्योंकि आवर्त तो 7 होते हैं। तो हमने बात करी है दूसरे आवर्त की। दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती है। अभी तो आपको बहुत नॉर्मल लग रहा, अभी मैं समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, गड़बड़ी क्या है। दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती है।
क्योंकि, क्योंकि लिखकर छोड़ देते हैं। अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपको सिखाया है कि मान लो आप किसी वर्ग की बात करते हो, तो वर्ग में यहाँ जब तत्व होंगे, आपके जितने भी तत्व होंगे, उन तत्वों में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पहला आवर्त होगा, फिर दूसरा आवर्त होगा, फिर तीसरा आवर्त होगा, फिर चौथा आवर्त का तत्व होगा, फिर पांचवें आवर्त का तत्व होगा, फिर छठे आवर्त का तत्व होगा, फिर सातवें आवर्त का तत्व होगा। ऐसे ही तो होगा। जैसे HLI NA KRBCS और FR, ऐसे ही तो होंगे। तो यहाँ है कि दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती है। भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसे क्या होती है, घटती है। ऐसे क्या होती है, घटती है। यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो घटती है तो इनकी तो होनी चाहिए ज्यादा और इनकी होनी चाहिए कम, यानी दूसरे आवर्त वालों की अधिक होनी चाहिए, तीसरे वालों की कम। दूसरे आवर्त वाले तत्वों की, वर्ग में जा रहे हैं ना, तो हम आवर्त के हिसाब से चल रहे, पहले आवर्त का तत्व फिर दूसरे का। तो जब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, तो दूसरे आवर्त वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त वाले तत्वों से क्या होनी चाहिए, इधर को घटेगी, तो ऊपर वालों की ज्यादा और नीचे वालों की कम होनी चाहिए। तो दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अधिक। पर यहां लिखा हुआ है कि दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से क्या होती है, कम। है नहीं उल्टी बात, उल्टी बात है, जब ही तो हमने इसे अपवाद में लिखा है। अब सवाल यह है कि सर क्यों होता है ऐसा, ऐसा मतलब क्यों होता है कि दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती है। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण यह है क्योंकि ये जो दूसरे आवर्त के तत्व है ना, ये दूसरे आवर्त के तत्व जो हैं, दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार, दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण नहीं, दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा, वैसे लिख सकते थे ऐसे भी, पर थोड़ा दूसरे तरीके से लिखूंगा। दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा, चलो अच्छा ऐसे ही लिखते हैं, छोटा होने के कारण, होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अब इससे क्या नुकसान होगा, भाई दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं उनका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उनके इलेक्ट्रॉन पास पास है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेगा कि वो जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आएगा ना, जो यूं सोच रहा है कि मैं आऊंगा और एनर्जी छोड़ दूंगा और अपने मजे लूंगा, स्थायी हो जाऊंगा, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आने के लिए तैयार है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर, यानी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन जिनका घनत्व बहुत ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएंगे उसके ऊपर। और यदि ज्यादा प्रतिकर्षण इन्होंने लगाया तो उसे आने ही नहीं देंगे, और यदि आने नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो दूसरे आवर्त के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। वे इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे जितनी आसानी से स्वीकार करना चाहिए। यहां लिखा हुआ है क्योंकि दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षण ऐसा ही है जैसा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, प्रतिकर्षित लिखना चाहिए, प्रबलता से, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो, या फिर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को और क्या कहते हो, आवरण प्रभाव, परिलक्षण प्रभाव। प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं।
ठीक है, इसलिए है ये। देखो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं कि दूसरे आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त के तत्वों से कम होती है, होनी चाहिए, ज्यादा है कम, क्योंकि दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अतः ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, देखो उदाहरण बताता हूं, एग्जाम में आ जाता है उदाहरण भी। एफ व ओ की इलेक्ट्रॉन बंधुता, एफ व ओ की इलेक्ट्रॉन बंधुता, एफ का मतलब समझते हो, फ्लोरीन व ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, Cl व एस से अधिक होती है, अधिक नहीं कम, कम होती है, कम होती है, मुझे लगे भूख लग रही ज्यादा, कम होती है, ज्यादा भूख लग रही इसलिए हो रहा है ऐसा। देखो मैं बताता हूं, फ्लोरीन व ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की लिखो, फ्लोरीन व ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl व S से कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता यदि फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपैरिजन कर लो ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो F Cl Br और I ये है, मतलब ये दूसरे आवर्त का तत्व है, ये तीसरे आवर्त का तत्व है, ये चौथे आवर्त का तत्व है और ये पांचवें आवर्त का तत्व है। तो दूसरे आवर्त जब इलेक्ट्रॉन बंधुता इधर को जाने से घटती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, पर है इसका उल्टा, फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। और आपको इस बात का भी पता है कि पूरी आवर्त सारणी में पूरे 118 तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, Cl की होती है। इसका कारण होनी चाहिए थी F की, है Cl की। इसका कारण यही है कि फ्लोरीन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा है, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पास है, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो जो बाहरी कक्षा में वो जो फालतू का इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके ऊपर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को उतनी सरलता से स्वीकार नहीं करेंगे, तो ज्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी नहीं है जितनी इसकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला F और Cl वाला जो यहाँ हमने डिस्कस किया है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर से कम होगी, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब एक और देख लो आप, चलो अपवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद है कि जो वर्ग 12 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन, वर्ग 12 के तत्व देखो, चलो वर्ग 12 के तत्व, वर्ग 12 के तत्व पता कहाँ है, डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में ही तो है वर्ग नंबर 12। तो यदि वर्ग 12 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे ना, वर्ग 12 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, चलो यहां लिख देते हैं, पूर्ण पूरित होता है। पूर्ण पूरित का मतलब इनके उपकोष पूरे पूरे भरे होंगे, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो n-1 d में तो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, जो वर्ग 12 के तत्व है, n-1 d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और n-s में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। n-1 का मतलब समझते हो, सेकंड लास्ट कक्षा के d उपकोष में तो 10 होंगे, फिर d में 10 ही तो आते हैं मैक्सिमम, और n का मतलब बाहरी कक्षा के s में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग 12 के तत्वों अर्थात डी ब्लॉक तत्वों का है ये वर्ग 12, चाहे इसे लिखो या मैं लिखो ब्रैकेट में, वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक में ही आते हैं। वर्ग 12 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित अर्थात n-1 d10 ns2 होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसी होती है बताओ,
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसी हो सकती है? नॉर्मली तो ऋणात्मक होती है, पर ये तो पूरे भरे हुए स्थायी है, तो ऋणात्मक ना होकर कैसी होगी? धनात्मक, धनात्मक होती है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ना लिखो, इस बार लिख लो इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी बताओ? नॉर्मली तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब आप ध्यान से देखो कि वर्ग 12 के तत्व, या डी ब्लॉक में है ये वर्ग 12 के तत्व, आपको बताया है वर्ग 12। डी ब्लॉक किसे कहते हैं? वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक के तत्व। और यदि 3 से 12 तक के तत्वों की आप बात करते हो डी ब्लॉक में, यदि मैं डी ब्लॉक कर हूं तो डी ब्लॉक में वर्ग 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये है डी ब्लॉक में। तो इसमें क्या है? D1 व्यवस्था है, और इसमें क्या है? D2, इसमें D3। भाई डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो बदलती है। इसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 5 होते हैं, डी में 6 होते हैं, डी में 7 होते हैं, डी में 8 होते हैं, डी में 9 होते हैं, डी में 10 होते हैं। तो ज्यादा स्थायी कहाँ होगा? स्थायी या तो यहाँ होगा, डी में 5 है आधा भरा हुआ, और ये डी में 10 है पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है तो दुनिया भर का स्थायी होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना स्थायित्व क्यों खराब करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही नहीं करेगा। और यदि आप इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसाओगे तो जबरदस्ती घुसाओगे इलेक्ट्रॉन, और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसाओगे तो ऊर्जा दोगे, और जब ऊर्जा दे रहे हो तो तभी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होगा। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव जिसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो तो नेगेटिव हो गया। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसकी वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, वो हो गया पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। मतलब जहां भी आपको स्थायित्व नजर आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वहां आप समझ जाओ कि मामला पलट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता नॉर्मली धनात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नॉर्मली ऋणात्मक होती है। पर जहां आप जबरदस्ती करोगे ना, वहां इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे धनात्मक होना था वो तो ऋणात्मक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसे ऋणात्मक होना था वो धनात्मक हो जाएगा। बस इस खेल को समझ जाओ। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तीता किस क्रम में होती है, यानी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार बदलती है, ठीक है? और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार बदलती है। पर इन दो जो बातें हमने पढ़ी हैं, आवर्त में परिवर्तन और वर्ग में परिवर्तन, इनके आने के चांस बहुत कम होते हैं। आने के चांस एग्जाम में होते हैं बहुत ज्यादा अपवाद के, एक्सेप्शंस के। और एक्सेप्शंस कौन कौन से आ सकते हैं मैंने आपको समझा दिए, ठीक है? तो बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। और हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे नोट्स होते हैं जो आपके हाथ से लिखे जाते हैं। मेरे साथ साथ लिखा करो जिससे एग्जाम में भी आप लिख सको, ठीक है? पीडीएफ नोट्स भी यदि आप डाउनलोड करते हो तो वहां से भी लिख कर नोट्स अपने बना लेना, ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।